शेरनी के दो जादुई रंगीन बेटे दोस्त ही निकला अपने ही दोस्त का कातिल और बेटों ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। जंगल में बब्बर शेर अपनी पत्नी दिव्या शेरनी के साथ रहता था। बब्बर शेर और दिव्या शेरनी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा ही एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखा करते थे और एक दूसरे के साथ साथ वो दोनों अपने जंगल वासियों की भी बहुत देखभाल किया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम के टाइम ना जाने किसने बब्बर शेर का कत्ल कर दिया। जंगल के सभी जानवर बब्बर शेर की लाश को देखकर बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये किसने किया होगा। अरे भाइयों, ये किसने किया होगा हमारे जंगल के राजा के साथ? राजा बब्बर शेर तो कितने अच्छे थे और हमारा भी कितना ख्याल रखा करते थे। कुछ इस तरह से सभी जानवर बब्बर शेर की मौत का शोक मना रहे थे, लेकिन शेरनी और जंगल का कोई भी जानवर उस कातिल का पता नहीं लगा सका। शेरनी बेचारी बब्बर शेर के मरने पर बहुत परेशान और चुप चुप रहने लगी थी और साथ ही शेरनी अब माँ भी बनने वाली थी। वह बेचारी अब बहुत अकेली हो गई थी, इसीलिए अब वो अपने बच्चों के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब शेरनी ने दो बहुत ही खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया और शेरनी ने उन दोनों भाइयों के नाम भी वीरू और शार्दुल रखे। वीरू गोल्डन रंग का और शार्दुल नीले रंग का शेर था। उन दोनों भाइयों के नाम रखते ही शेरनी ने अपने दम तोड़ दिए, क्योंकि शेरनी बब्बर शेर की मौत के बाद बहुत कमजोर हो गई थी। इसीलिए वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाई और उस बेचारी ने उनको जन्म देते ही अपने दम तोड़ दिए। शेरनी के दोनों बेटे अपनी माँ को ऐसे मरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो गए और वीरू को तो जैसे अपनी माँ के जाने का सदमा लग गया और अब वह पूरा टाइम बस अपनी माँ को ही याद करता रहता और पूरा टाइम बस रोता रहता। उसका भाई सिम्बा से हमेशा ही समझाता, अरे वीरू भाई, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? अगर हमारे मामा बाबा नहीं रहे तो शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन तुम शुक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भाई, वरना किसी के पास तो ये भी नहीं होता। सिम्बा शेर हमेशा ही उसे बोलता और उसे समझाता, लेकिन वीरू शेर बहुत परेशान रहा करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं और सिम्बा शेर एक बहुत ही ताकतवर शेर बन जाता है और साथ ही उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। लेकिन जंगल के जानवर सिम्बा शेर की इन शक्तियों से बिल्कुल अनजान थे और वहीं वीरू शेर अभी भी बहुत ही डरपोक और बुज़दिल था। वह अभी भी अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। एक दिन वीरू शेर जंगल में किसी से डरकर बहुत तेज दौड़ता हुआ आ रहा था और चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। भाई मुझे बचाओ, सिम्बा भाई मुझे बचा लो, वरना ये जालिम मुझे मार डालेगा। भाई प्लीज मुझे बचा लो, कहाँ हो भाई तुम? सिम्बा शेर भी पास में ही एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। उसे जैसे ही अपने भाई की आवाज आती है तो वह दौड़ता हुआ अपने भाई के पास जाता है। सिम्बा शेर को अपने पास देखकर वीरू एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अपने भाई को बेहोश देखकर सिम्बा शेर बहुत परेशान हो जाता है और वह उसे लेकर अपनी गुफा में आता है। जंगल के जानवरों को जब वीरू शेर की तबीयत का पता चलता है, वो सभी भी उनकी गुफा पर ही इकट्ठा हो जाते हैं और वीरू शेर के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच बब्बर शेर का दोस्त बाघ उन दोनों भाइयों से मिलने आता है। उस बाघ के आते ही वीरू भी होश में आ जाता है और जैसे ही वह बाघ को अपनी गुफा पर देखता है, वह सिम्बा के पीछे जाकर छिप जाता है। उसको ऐसे डरता हुआ देखकर बाघ बोलता है, अरे वीरू बेटा, क्या हुआ तुम्हें?
तुम तो मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? कोई परेशानी है तो तुम दोनों भाई मुझे बता सकते हो। बाघ को इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते देख और अपने भाई को डरता हुआ देखकर सिम्बा शेर को बाघ पर ही शक होने लगता है और वह सोचता है, कहीं बाघ अंकल ही तो नहीं है जिससे मेरा भाई इतना डर रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगली सुबह सिम्बा शेर बाघ के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे बाघ अंकल, मुझे बहुत जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना है और वीरू की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे आने तक वीरू का ख्याल रख सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो तो मेरे बेटे जैसा है। ऐसा बोलकर बाघ वीरू के पास चला जाता है। वीरू जैसे ही बाघ को अपनी गुफा में देखता है, उसके तो पसीने छूट जाते हैं। वीरू को घबराता हुआ देखकर बाघ बोलता है, अरे वीरू बेटा, घबराते क्यों हो? मैं तो इस दिन का इंतजार बरसों से कर रहा था। आज मुझे ये मौका मिला है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला था, अब ऐसे ही तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों भाइयों के मरने के बाद मुझे इस जंगल पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे ही बाघ वीरू पर हमला करने वाला होता है तो सिम्बा शेर वहाँ पर आ जाता है और बाघ से बोलता है, तुमने क्या सोचा तुम ही होशियार हो? जब तुम कल हमसे मिलने आए थे और वीरू तुम्हें देखकर डर रहा था, मुझे तभी शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला और तुम्हारे ही मुंह से सारा सच उगलवा लिया। अब हम नहीं, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर सिम्बा शेर अपनी शक्तियों से उस पर हमला करता है और उस बाघ को वहीं पर मार डालता है। अब वो दोनों भाई उस पूरे जंगल पर राज करते हैं। इसके बाद सभी जंगलवासी और वो दोनों भाई खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दो भाइयों का प्यार, जालिम बाघ मानव का जंगल पर कहर, रंगीले शेर की शक्तियाँ और सफेद शेर का पुनर्जन्म। एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे। एक भाई बिल्कुल काले रंग का और दूसरा भाई बिल्कुल सफेद रंग का था। उनके रंग में इतना फर्क होने के बावजूद भी उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। जंगल के सभी जानवर अक्सर ही उन दोनों भाइयों के बारे में बातें करते रहते थे और उन दोनों भाइयों में काले गोरे का भेद किया करते थे। लेकिन इस बात से कभी भी उन दोनों भाइयों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था और उनका विश्वास और प्यार और भी ज्यादा बढ़ता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वो दोनों भाई जंगल में शेर पर निकलते हैं और जंगल में घूमने लगते हैं। तभी कुछ दूर चलने पर वहाँ खड़े कई सारे जानवर उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं और उस झुंड से एक भैंस बोलती है, अरे दोस्तों, ये देखो कालू शेर जा रहा है। वैसे कुदरत ने भी इनके साथ क्या किया है, एक को इतना हुस्न दिया और दूसरे को अंधेरा ही बना दिया। वो दोनों भाई उस भैंस को ये सब कहता देखकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी गुफा पर जाकर काला शेर अपने भाई सफेद शेर से बोलता है, मेरे प्यारे भाई सफेद शेर, मुझसे अब ये जंगल के जानवरों का मुझ पर तंज करना बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे भाई, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। अरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? जंगल के जानवरों का क्या? मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला ना। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा भाई? अरे तुम अकेले क्यों हो? मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। ऐसा बोलकर काला शेर जंगल में निकलता है और बेचारा सफेद शेर सहमा सा रह जाता है और अपने भाई को जाता हुआ देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उधर उनके जंगल में एक जालिम बाघ मानव घुस आता है
और वह जंगल के जानवरों को मारने लगता है। अब आएगा मजा। अब मैं इस पूरे जंगल पर राज करूंगा। अब जल्दी से चलकर इस जंगल के राजा को ढूंढता हूँ और फिर पहले उसे खत्म करता हूँ। ऐसा बोलकर वो जंगल में आगे बढ़ता है। काला शेर जब जंगल से जा रहा होता है तो वह बहुत दुखी था और उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर घायल पड़े बाघ पर जाती है। उस घायल बाघ को देखकर काला शेर तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे बाघ भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे आई है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? काले शेर का ऐसा बोलना था कि वह बाघ तेज रोशनी के साथ एक रंगीले शेर में बदल जाता है और काले शेर से बोलता है, मैं एक जादुई शेर हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से बिल्कुल सफेद रंग दे सकता हूँ और तुम्हें इस काले रंग से मुक्ति दिला सकता हूँ। अरे नहीं रंगीले शेर भाई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऊपर वाले ने जैसा भी बनाया है और जैसा भी रूप दिया है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे और उस जालिम बाघ मानव ने सफेद शेर को ढूंढ लिया था। जैसे ही सफेद शेर उसे दिखाई पड़ता है, वह तुरंत ही जाते ही उस पर हमला कर देता है और सफेद शेर पर हमला करके उसे मार डालता है। उधर काले शेर के दिल में बेचैनी होने लगती है और उसे लगता है कि मेरा भाई किसी मुसीबत में है और वह रंगीले शेर को लेकर तुरंत ही अपने भाई के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस जालिम बाघ मानव ने उसके भाई को मार डाला है। रंगीला शेर जब ये सब देखता है तो वह तुरंत ही अपनी शक्तियों से उस जालिम बाघ मानव को मार डालता है और फिर काला शेर उससे बोलता है, रंगीले शेर भाई, आपने बोला था कि मुझे जो मांगना है मैं मांग सकता हूँ। मैंने तब तो आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब अगर आप मेरे भाई को नई जिंदगी दे सकते हो तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसका ऐसा बोलना था कि रंगीला शेर तुरंत ही अपनी शक्तियों से सफेद शेर को ठीक कर देता है और वह फिर से जिंदा हो जाता है और रंगीला शेर अपनी शक्तियों से वहां से गायब हो जाता है और अब फिर से वो दोनों भाई एक साथ उस जंगल में रहने लगते हैं। अगली सुबह होती है और जंगल के सभी जानवर उन दोनों भाइयों की गुफा में इकट्ठा होते हैं और वो सभी जानवर बहुत शर्मिंदा होते हैं और काले शेर और सफेद शेर से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो काले शेर भाई, अगर तुम ना होती तो ना जाने हमारे जंगल का क्या होता। हमने तुम्हें बहुत तंग किया और तुम्हें बहुत परेशान किया, प्लीज हमें माफ कर दो भाई। जानवरों को ऐसा बोलते देखकर काला शेर और सफेद शेर उन्हें माफ कर देते हैं और इसके बाद से वो दोनों भाई और जंगल के सभी जानवर फिर से मिलजुल कर उस जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कुदरत ने हमें जो भी रंग रूप दिया है, कम है या ज्यादा, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए और खुद को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। जादुई गोल्डन एप्पल ट्री पर रंगीन बागों का पहरा और लुटेरा सफेद शेर। जंगल में कई सारे रंगीन बाग रहा करते थे। वो सभी रंगीन बाग बहुत ही अद्भुत रंग के बाग थे। वो दिखने में इतने सुंदर थे कि दूर दूर के जंगलों से उन्हें जानवर देखने आया करते थे और बदले में वो रंगीन बाग उन्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर दिया करते थे। दरअसल वो रंगीन बाग कोई मामूली बाग नहीं थे। उन रंगीन बागों के पास बहुत सी जादुई शक्तियां थी और साथ ही उनके पास एक जादुई गोल्डन एप्पल ट्री था। उस गोल्डन एप्पल ट्री से वो जो कुछ भी मांगा करते थे, वो गोल्डन एप्पल ट्री उन्हें तुरंत ही अपनी शक्तियों से वो चीज दे दिया करता था और उससे वो जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे और उस जंगल का ख्याल रखा करते थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बार उन रंगीन बागों से दूसरे जंगल से कुछ जानवर मिलने के लिए आते हैं। उन जानवरों में एक जालिम सफेद शेर भी शामिल होता है।
वह सफेद शेर उनके साथ आया ही इस मकसद से था कि वो उन रंगीन बागों की कमजोरी का पता लगा सके और साथ ही वह अपनी मंत्री लोमड़ी को भी साथ लेकर आया था, जिससे कि लोमड़ी अपने मीठे अल्फाजों से उन रंगीन बागों की कमजोरी को उगलवा सके। कुछ देर उन रंगीन बागों के पास रुकने के बाद लोमड़ी अब अपने काम पर लग जाती है और वह उन रंगीन बागों से पूछती है, अरे बाघ भाई, आप कितने सुंदर हो और आप जब से इस जंगल में आए हो, इस जंगल की तो आपने दिशा ही बदल कर रख दी है। अब आप चौकन्ने रहना बाघ भाइयों, ये दुनिया बहुत लालची है और जालिम भी है। पास वाली जंगल के राजा से इस जंगल की खुशहाली नहीं देखी जा रही है और वो तो आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। मेरे सामने तो हमारे जंगल की एक बकरी ने जिक्र किया था, मैंने तो उन्हें बोल दिया। उनके पास तो इतनी शक्तियां हैं कि उन्हें चाहकर भी कोई नहीं मार सकता है। और अगर फिर भी उस जंगल के राजा ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिर आप तो हमारे मसीहा हैं बाघ भाइयों। ऐसा बोलकर लोमड़ी वहाँ खड़े होकर रोने का नाटक करने लगती है। लोमड़ी को रोता हुआ देखकर रंगीन बाघ बोलता है, अरे लोमड़ी बहन, तुम रो क्यों रही हो? हमें कुछ नहीं होगा। जब तक ये सेब का पेड़ हमारे साथ है ना, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे रंगीन बाघ, आप ये क्या बोल रही हैं? क्या इस सेब के पेड़ में ही आपकी जान है? हाँ लोमड़ी बहन, अगर इस सेब के पेड़ को कोई तोड़ देगा तो हम सभी मर जाएंगे, लेकिन इतना तक ये सेब का पेड़ यहाँ खड़ा रहेगा, हमारा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है बाघ भाइयों, तो आज से तो मैं भी इस सेब के पेड़ का पहरा दूंगी और इसकी खूब रक्षा करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। ये सब बातें करके शेर अपने जंगल वापस चला जाता है और लोमड़ी वही उन रंगीन बागों के पास रुक जाती है। अब सफेद शेर उन रंगीन बागों की कमजोरी को जान चुका था। अब तो बस उसे उस दिन का इंतजार था जब उसके पास उन रंगीन बागों की शक्तियाँ होंगी और उसका इस पूरी दुनिया पर राज होगा। उधर लोमड़ी उन रंगीन बागों की जासूसी में लगी थी और उनकी जासूसी करके मौका पाकर सभी खबरें सफेद शेर को दे रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब सफेद शेर को उन रंगीन बागों की पूरी खबर मिल चुकी थी। इसीलिए वो मौका पाकर रात में उन रंगीन बागों की गुफा पर जाता है और वहां जाकर उस गोल्डन सेब पेड़ के पास जाता है और उसे तोड़ने लगता है। लेकिन वो पेड़ एक जादुई पेड़ था, वो सफेद शेर की सिर्फ ताकत से नहीं टूट सकता था। अब लोमड़ी भी आकर उस पेड़ को टकरे मारने लगती है, लेकिन वो पेड़ था कि वहाँ से टस से मस नहीं होता, उल्टा वो दोनों ही घायल हो जाते हैं। तभी वो रंगीन बाघ भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जैसे ही लोमड़ी और शेर को उस पेड़ के पास देखते हैं, वो उनकी चालाकी और प्लानिंग को समझ जाते हैं और वो अपनी शक्तियों से उन दोनों को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और बोलते हैं, लोमड़ी, हमें नहीं पता था कि तू रहमदिली इसलिए दिखा रही थी और हम बेवकूफ तुम्हारी चालाकी नहीं समझ पाए और तुम्हें अपनी कमजोरी बता दी। अरे अगर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए था तो तुम हमसे मांग लेते, हम तुम्हें जरूर देते, लेकिन तुम हमारे साथ ये धोखा नहीं करते। रंगीन बागों की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और शेर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उनसे माफी मांगने लगता है। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो प्लीज, आज के बाद हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर तुमने हम में से किसी का कत्ल भी किया होता तो शायद हम तुम्हें माफ कर देते, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया है, इसीलिए धोखे की कोई माफी नहीं होती है। ऐसा बोलकर वो रंगीन बाघ उन्हें वहाँ से गायब करके नर्कलोक भेज देते हैं और वो सभी फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी कोई माफी ना मिल सके। खासकर झूठ नहीं बोलना चाहिए,
क्योंकि झूठ बोलना पाप है और इसकी कोई माफी नहीं होती।